I mean, it was a KPO industry where we used to work for a client and the client was investment. तब ऐसा लगा कि ठीक है, ये तो अभी हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए काम कर रहे हैं, अब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंक में कैसे घुसा जाए, बिकॉज एंड फिर आपने 3 साल वहाँ पे काम किया। हाँ, उसके बाद क्या वहाँ पे क्या हुआ? और मैंने बोला कि ये एक होता है कि अरे KPO से इन्वेस्टमेंट बैंक, तब ऐसा लगता है कि अरे ये तो हो गया। राइट। अब यहाँ पर काम करते हो, पहले तो 1 साल आप एकदम ऐसे ही रहते हो कि अरे जो चाहिए था वो मिल गया। आ गया। तो इतनी इजीली अपॉर्चुनिटीज आएगी नहीं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने FRM क्लियर कर लिया और आपको सडनली एकदम प्रीमियम रोल्स में या इसमें मिलेगा, बिकॉज आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, एज गुड एज यू स्टार्टिंग एज अ फ्रेश। पर उस वो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, मतलब ब्रॉडली क्या ग्रिल किया आपको? तो पहले तो सबसे पहले अगर आप जब ये ऐसे रोल स्विच करने पे आओगे तो सबसे पहले आपको यही पूछेंगे कि आप ये प्रोफाइल में थे, अब आपने FRM क्यों किया। तो अगर मैंने FRM नहीं किया होता था तो मैं सिर्फ प्रोसेस ही समझा रहा होता था, मैं उसका इम्पोर्टेंस या उसका जो लार्जर पर्सपेक्टिव है वो ठीक तरीके से नहीं रख पाता था सामने, बिकॉज मेरे को तो यही पता है कि ये करना है, A स्टेप B स्टेप C स्टेप। तो मैं समझता हूँ कि FRM लेवल 1 अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप कोई भी इंटरव्यू अच्छे से ले। ये जॉब लिंक्डइन के थ्रू ही लगा? हाँ, ये जॉब क्या हुआ? लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Hello guys, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career. And I'm back with one of more podcasts where I'm going to be talking to industry people and we're going to be talking about career, skill set and opportunities. So we have with us Viren. He's going to be talking about his journey from moving from KPO to investment bank and an investment advisory company. And we're going to be doing in detail analysis of what went into this journey. सो वीरेन, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। हम लोग हिंदी में बात करेंगे, राइट? तो वीरेन, सबसे पहले तो ऑडियंस को एक ब्रीफ दे दो आपकी आपकी जर्नी कैसी थी, एक स्मॉल ब्रीफ। सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, मैंने अपना करियर एक KPO इंडस्ट्री में चालू किया था। सो एज अ ग्रेजुएट फाइनेंस, नॉर्मल BCom BFM BAF, आप जो भी करो, अगर आपके पास कुछ एडिशनल स्किल सेट नहीं है जब आप एकदम इमीडिएटली पास आउट होते हो तो Right. आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जहाँ आप ऑपरेशन प्रोफाइल्स में जस्ट क्लोजली एक इन्वेस्टमेंट बैंक कैसे काम करता है आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो वैसा एक प्रोफाइल मिला जहाँ पर हम सेटलमेंट्स का काम करते थे। सो इट वाज I mean, it was a KPO industry where we used to work for a client and the client was investment bank. तो वहाँ एक ऐसा प्रोफाइल था। जब वहाँ पर एक इनिशियल लर्निंग तो अच्छी थी एंड तब ऐसा लगा कि ठीक है, ये तो अभी हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए काम कर रहे हैं, अब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंक में कैसे घुसा जाए, बिकॉज आपके क्लोज एनवायरनमेंट में वही दिख रहा है आपको कि अरे अभी तो आप उनके लिए काम करो, बट ऐसा क्या करें जब आप डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट बैंक में घुस जाए। तो ये एक नेक्स्ट होप होती है। एंड देन थोड़ा आप एक्सपीरियंस ले लो, थोड़ा पढ़ लो, देन उसके बाद एक वो अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर एक 1.5-2 साल के बाद कि ठीक है, अभी सिमिलर प्रोसेस था जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक अपने लिए कर रहा था, समझा? तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि ठीक है, अब डायरेक्टली वहाँ, क्योंकि वहाँ पर आपको मतलब ऐसा है कि आपने ये प्रोसेस किया तो आपको बहुत लिमिटेड सेट ऑफ गाइडलाइंस बोल रहे थे कि यार ये 3-4 चीज़ें आपको यही करना है, उसके KPO के अंदर। KPO के अंदर, तो आप उसके बाहर का आपको वो लिंक ही नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आपको बोला गया ये करो, ये क्लेम्स है, ये है, जो भी है प्रोसेस है, ये आप कर लो, वो हो गया, डेली चेकलिस्ट भर लो, बस। अब उसको आप एफिशिएंट करो, ये आपकी एक स्किल है कि आप कितना एफिशिएंटली करते हो, बट अगर आपने एक बार उसको एकदम से मास्टर कर लिया, एकदम एफिशिएंटली आप करने लग गए हो, उसके बाद क्या? उसके बाद एक स्टैग्नेंसी आ जाएगी कि ठीक है, ये काम तो मैं कर लूँगा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, आप पीपल मैनेजमेंट स्किल्स थोड़ा बहुत अगर आप हायर लेवल पे चले गए, बट नॉलेज एस्पेक्ट से वो एक स्टैग्नेंसी आ जाती है। तो मतलब आप जब KPO में काम कर रहे थे तो उसमें भले ही वो बड़ा प्रोसेस होगा लेकिन KPO को एक छोटा प्रोसेस ही आउटसोर्स हुआ है। करेक्ट, तो आप वही काम कर रहे हैं एग्जैक्टली। अब उसमें ऐसा है सर कि आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हो कि बिकॉज हमारा रिलेशनशिप ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक जो काम है वो है, तो आप आगे किसी को, जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे दूसरे रोल से, तो मेरे को पता था कि ये काम मैं जो कर रहा हूँ उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि वो आगे जाके कहाँ कनेक्ट हो रहा है।
और उसका लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है, अगर यहाँ पर गलती होती है तो वो किस तरीके किस से, तरीके से इम्पैक्ट करेगी। तो वो लिंकेज मतलब आपको जब आप इनिशियली घुसते हो तो आपको सब लगेगा, लेकिन जब आप एक वो जब सीख लेते हो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है अब ये तो मैंने कर रहा हूँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या हो रहा है, और इससे मेरा मेरा करियर कैसे आगे जाएगा, मतलब इस यही सिर्फ अगर मैं यही काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आप ज़्यादा सीख नहीं पाओगे। बराबर, तो ये रीजन के वजह से यू लुकिंग आउट कि मैं बाहर निकलूं। हाँ, तो ये एक मतलब मैं बोलूँगा कि जो भी एक जिसका एक ये रहता है कि मेरे को ग्रो करना है या मेरे को आगे जाना है, तो ये थॉट प्रोसेस हमेशा मैं समझता हूँ जो भी केपीओ में काम करते हैं उनके दिमाग में आया होगा कि ठीक है यार अब हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए काम करें, डायरेक्टली वो प्रोसेस में जाए, एक पूरा रेल्म समझे कि क्या है कैसा काम करते हैं सब। तो वो एक नेचुरल थॉट प्रोसेस सबके पास आता है एंड वो एक डायरेक्शन में मूव करना सबको लगता है कि हाँ ये एक डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। फिर उसके बाद यू वेंट टू इन्वेस्टमेंट बैंक और वहां पे आप कोर ऑपरेशंस में थे। हाँ, ट्रेड ऑपरेशंस, सो ट्रेडिंग डेस्क को सपोर्ट करते थे। बट वो जो वहाँ पे फर्स्ट केपीओ में काम कर रहे थे सिमिलर रोल्स था। सिमिलर रोल ही था, बट उसमें ट्रेड ऑपरेशंस का सिर्फ एक एस्पेक्ट हमने देखता था, वो है सेटलमेंट। ओके ओके, और वो अभी आपने बड़ा पिक्चर देखा कि हाँ करेक्ट। तो वहाँ पे कितना टाइम थे आप इन्वेस्टमेंट? वहाँ पर सर काफ़ी टाइम था, वहाँ पर ऑलमोस्ट 3.5 साल तक था। वो एक प्रोफाइल में था, क्योंकि एक वो ऐसा प्रोफाइल था जिसमें जैसे मैंने बोला सेटलमेंट एक छोटा सा पीस था। अब इसमें आप जब एक इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे काम करता है, बेसिकली एक ट्रेडिंग डेस्क होती है, काफ़ी जो लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं मेनली फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो हमारी टीम देखती है। बराबर। वहाँ से जैसे ही ट्रेड बुक हुआ, फ्रंट ऑफिस सिस्टम से लेके उसको मिडिल ऑफिस तक, उसके थर्ड पार्टी सिस्टम्स तक, फिर उनको पूरा सेटलमेंट करवाना और सारे जो क्लियरिंग सेटलमेंट सब करवा, सब पूरा T0 से लेके T3 तक, वैसा ही T+3 तक, वो पूरा साइकिल हम लोग मैनेज करते थे। ओके, बट उसमें एक ही टीम में आपने काम किया कि आप 2-3 टीम मूव हुए? मैं मूव हुआ, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडिंग डेस्क टू ट्रेडिंग डेस्क, मतलब अगर पहले आप एक रीजन को सपोर्ट करते थे जैसे यूरोप, एशिया, अमेरिका, फिर बाद में आप मूव होके जापान और सिंगापुर, तो ये सिर्फ रीजन्स में मूव हुआ, बट काम मोर और लेस सेम ही था। तो अभी हम लोग सिर्फ वो स्टार्टिंग के 2 कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कल्चरल शिफ्ट दिखा आपको कुछ? हाँ, मतलब जैसे मैं आपको बोला कि केपीओ में तो आपके पास बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं हायर लेवल पे भी, उनको सिर्फ ये है कि हमको ये प्रोसेस ठीक से मैनेज करना है। बट इन्वेस्टमेंट बैंक में जब आप आते हो तो आपके लिए एक आपको एक पूरी नई दुनिया दिखती है, क्योंकि आप वहाँ पर एटलीस्ट जहाँ पर मैं था तो वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो कि ठीक है अगर ये कर रहे तो इसका क्या आगे, इसका क्या, एक लिंक बना सकते हो। राइट, तो वो एक अलग एनवायरनमेंट है आपके लिए, पूरा एक सर्कल समझने के लिए कि क्या कैसे एग्जैक्टली सब कुछ काम हो रहा है और क्या आप जो कर रहे हो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। राइट, ओके। एंड फिर आपने 3 साल वहाँ पे काम किया। हाँ, उसके बाद क्या वहाँ पे क्या हुआ? और तो देखो स्टैग्नेंसी हर पॉइंट हर एक जगह पे हिट हो ही जाती है, तो यहाँ पर थोड़ी लेट हुई। अब यहाँ पर आप जैसे एंटर करते हो तो इनिशियली तो जैसे मैंने बोला कि ये एक होता है कि अरे केपीओ से इन्वेस्टमेंट बैंक, तब ऐसा लगता है कि अरे ये तो हो गया। अब यहाँ पर काम करते हो पहले तो 1 साल आप एकदम ऐसे ही रहते हो कि अरे जो चाहिए था वो मिल गया आ गया। तो अब काम कर रहे हो, सीख रहे हो, सब कुछ चल रहा है। फिर वहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब आप समझ जाओगे कि ठीक है ये हो चुका है, और ऑपरेशंस या ये जो भी मिडिल ऑफिस फंक्शंस ऐसे हैं, तभी ये इनिशियल अभी जितना बूम पे है ऑटोमेशन और ये, तभी ये सिर्फ बात थी कि इनिशियल डेज में जब इनिशियल स्टेज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। तब जब आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करोगे अपने रोल में तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे प्रोसेस में इतने मैनुअल चेक्स हैं जिसमें आपका माइंड नहीं यूज हो रहा है या आपका नॉलेज नहीं यूज हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस यूज हो रहा है। ओके, कि ये इस पे आपने काम किया, ये कैसे फ्लो है, ये प्रोसेस फ्लो कैसा है, आप समझते हो तो आप कर लोगे। बट ठीक है, ये तो अगर एक मेमोराइज है, अगर एक ये फ्लो स्ट्रक्चर समझना है आपको, तो ये तो कोई ऑटोमेट भी कर लेगा कभी आके, तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है। तो ये थॉट एक ये यहाँ से एक सीड पैदा हुआ कि ठीक है अब हम आगे कैसे अपना नॉलेज एक्सपैंड करें, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस में सारे ऐसी है, अगर आप
क्या करते हो आप, हम्म। फ्रंट ऑफिस से मिडिल ऑफिस से सेटलमेंट, ये सारा प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड मैनुअल प्रोसेस है। ओके, मतलब केपीओ से इन्वेस्टमेंट बैंक आने के बाद भी यू रियलाइज आफ्टर फ्यू इयर्स के मुझे और क्वालिटी वर्क की तरफ जाना है करेक्ट, rather than more manual work because जिसमें आपका operations भी थे। एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन स्किल्स थोड़ा यूज हो, ओके। लेकिन ये सब चीज़ों में वो इतना यूज़ नहीं होगा, बिकॉज आप सिर्फ एक मतलब अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, आपने ये ट्रेड है, ये ट्रेड मैंने पंच इन किया, ये पंच इन से फिर मैंने राइट। उसको मिडिल ऑफिस में गया, फिर मैं सिर्फ कंफर्म करूँगा कि जो मेरे फ्रंट ऑफिस में बुक्स में है वो मेरे मिडिल ऑफिस के बुक्स में भी है, वो मैच करूँगा, फिर मैं वो वहाँ से थर्ड पार्टी के सिस्टम में डालूंगा, वहाँ से मैं समझा। क्लाइंट से कांटेक्ट करके कंफर्म करूँगा। बट ये सब चीज़ें में किधर भी आपका, मैं बोलूँगा, एनालिटिकल स्किल्स नहीं यूज हो रहे थे। हम्म। तो और जब ये इतना सिंपल प्रोसेस फ्लो हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ, जब ये हमने सुना कि ये बॉट्स आ जाएंगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, राइट। तो इसमें हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि काफ़ी कुछ रिप्लेसेबल हाँ, एंड एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट हो जाएगा। ओके। ओके, बट वहाँ पे कल्चर ये था कि आप चेंजेस कर सकते थे जो केपीओ में आपको नहीं दिखेगा, करेक्ट, बिकॉज केपीओ में आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो क्लाइंट ने जो बोला है वही करना है। हाँ वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड। ओके, फिर आपने क्या क्या हुआ उसके बाद? फिर तब अब मैं जब वहाँ से आया तब मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, अब आगे क्या, लोग एमबीए करते हैं, बट अब मेरे को ऐसा था कि मैं ब्रेक नहीं लेना चाहता था करियर, बिकॉज जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड, मेरा करियर पहले ही थोड़ा लेट चालू हुआ था, बिकॉज मैं पहले सीए कर रहा था एंड वो नहीं हुआ। ओके। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम जॉब किया, वो ऑलरेडी 1-1.5 साल का गैप था। ओके। तो मेरे लिए अब ऐसा था कि मैं जॉब छोड़ के तो मैं एमबीए फुल टाइम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, प्लस एक अगर आप एमबीए करने जाओ तो आपको पता है कि क्या ही फीस है, 7-8 लाख तो मिनिमम है। तो वो एक बर्डन, प्लस एक 2 साल का आप गैप, जॉब नहीं करोगे फिर एक ये थॉट प्रोसेस कि अगर ये सही नहीं गया तो क्या होगा। ओके, तो क्या हाँ, किया फिर? हाँ, तो फिर ऐसा है कि काम के साथ क्या कर, काम के साथ ऐसा कौन सी चीज़ कर रहे हैं जिसमें काम भी चलता रहे और फिर पढ़ाई भी होती रहे। तो पार्ट टाइम एमबीए एक दिमाग में आया, बट फिर जितने लोगों से बात करो, जितने लोगों से पूछो, तो सब लोग यही बोलते हैं कि पार्ट टाइम एमबीए में इतना नहीं है जितना फुल टाइम एमबीए में, जितना आपको बेनिफिट मिलेगा उतना पार्ट टाइम एमबीए में नहीं मिलता। तो फिर अब वही, फिर जब हम थे तो वहीं से पता चला कि बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि अगर ऑपरेशंस है तो उससे एक सिमिलर या एक स्टेप ऊपर का प्रोफाइल है रिस्क प्रोफाइल है, तो उसके लिए क्या स्किल्स है, तो एफआरएम, सीएफए, ये सब के बारे में पता चला कि ये सब कर सकते। ओके। तब और काफ़ी लोग आसपास में दे भी रहे थे, तभी आपसे किसी ने कांटेक्ट करवाया। राइट, राइट। तो हम लोग सेम ही कंपनी में थे जहाँ से फिर हम कनेक्ट हुए, एंड देन एक तो दो ऑप्शन थे, सीएफए, एफआरएम। बट सीएफए में मेरे को थोड़ा वैसा लगा कि वो ब्रॉडर फाइनेंस पर्सपेक्टिव से अच्छा है। बट अब मेरे लिए अगर मैं ऑपरेशंस में हूँ, मिडिल ऑफिस में हूँ, जब मेरे को पता है कि वो काम रिस्क से रिलेटेड है, तो मेरे को ये एक लिंकेज लगा, मैंने बोला ये एक मेरे लिए अच्छा अपग्रेड होगा कि मैं यहाँ से थोड़ा रिस्क के बारे में पढूं और देन रिस्क मैनेजमेंट टीम्स में घुसूं। बराबर। बिकॉज वहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि आप ऑटोमेट कितना ही कर लो, कहीं ना कहीं तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये रिस्क जो ड्राइव हो रहा है या ये जंप हो रहा है या ये प्रोडक्ट्स है, ये क्या किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और क्यों ये चीज़ें हो रही है। तो दैट वाज द इनिशियल थॉट प्रोसेस। और फिर मैंने देखा, और करिकुलम कंपेयर करने वक्त भी एफआईएम से ज़्यादा रिलेट होती, क्योंकि एक एक छोटा सा रिस्क एस्पेक्ट हमारे प्रोसेस में भी था, जैसे सेटलमेंट रिस्क, क्लियरिंग रिस्क और ये सारी चीज़ें, तो उससे मैं रिलेट कर पाया। इसके लिए एक नेक्स्ट मेरे को लगता है कॉन्शियस डिसीजन ये था कि मैं एफआरएम करूँ। ओके, वो भी मेरे को लगता है लेट था थोड़ा, जल्दी करना अच्छा। ओके, देन यू तुमने पढ़ाई चालू की, एफआरएम लेवल 1 अभी क्लियर किया था। तो जब वो पढ़ रहे थे या फिर जब क्लियर हो गया, तो क्या शिफ्ट था, कोई माइंडसेट शिफ्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ रोल्स, या आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, क्या हो रहा था? तो तभी जैसे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, मेरे लिए तो एक्चुअली काफ़ी एक नेचुरल था कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं प्रोसेस में कर रहा था उसका मेरे को और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ, प्रोडक्ट्स के बारे में भी। बिकॉज अगर आप सीडीएस का ठीक है क्लियर करते हो क्या है, जब आप लेकिन आपने पढ़ना चालू किया तब आपको पता चला कि ये अपफ्रंट पेमेंट क्या है, क्यों है, और क्या है लॉजिक है, सीडीएस क्यों है, क्या कर रहा है, प्रीमियम क्या है, अपफ्रंट प्रीमियम क्यों चाहिए, समझा। एक ये वो स्टैंडर्ड कूपन वो क्या कर रहा है।
तो ये सारी चीजें एक कनेक्ट हो पाई कि ये मतलब क्या माइंडसेट होगा ट्रेडर। हाँ। आप एक वो साइकिल में घुसने की कोशिश करते हो कि ये इसका बेनिफिट क्या है, ये क्यों करेगा कोई भी सीडीएस, ऑब्वियसली अपने बॉन्ड पर प्रोडक्ट करने के लिए आप एक स्पेकुलेटिव पोजीशन, तो वो कैसे काम करता है। और ये सिर्फ उसके रिलेटेड नहीं, ऑप्शंस भी हम लोग सब पढ़ते थे, सुनते थे कि ये ऑप्शन है, बट जब आप इन डेप्थ वो मॉडलिंग में या इसमें घुसते हो तो आपको समझ में आता है कि वो पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। ओके, और आप अपने डेली वर्क से भी कनेक्ट कर पा रहे थे कनेक्ट कर पा रहे थे कि वो सेटलमेंट रिस्क का इम्पोर्टेंट क्या है, क्लियरिंग रिस्क का इम्पोर्टेंट क्या है। ओके। जब हम एक क्लियरिंग हाउस के थ्रू ट्रेड क्लियर करवाते हैं Right. थर्ड पार्टी, तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, वो सेंट्रलाइज क्लियरिंग है, उससे काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है। तो ये सब एक डॉट्स आप कनेक्ट करने लग जाते हैं। समझा। फिर क्लियर होने के बाद क्या हुआ, लेवल 1 होने के बाद? तो लेवल 1 क्लियर होने के बाद तो सर पैंडेमिक आ गया। ओके ओके। तो बट एक हाँ, अब जैसा मैं ये थॉट प्रोसेस तो यही था कि अब ये किया है तो फिर एफआरएम किया है तो फिर रिस्क की बराबर। टीम्स में जाना है। तो अब आप, लेकिन जब आपने इतना टाइम समझो 3 साल यहाँ पर और उसके पहले एक केपीओ में, तो आपके पास कोर रिस्क का एक्सपीरियंस नहीं है। बराबर। तो इतनी इजीली अपॉर्चुनिटीज आएगी नहीं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने एफआरएम क्लियर कर लिया और आपको सडनली एकदम प्रीमियम रोल्स में या इसमें मिलेगा, बिकॉज आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। एज गुड एज यू स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर, आपके पास नॉलेज है ठीक है, बट यू डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दैट। ओके। तो अब ढूंढना चालू किया, तब एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली जो बैंगलोर में थी, और जो एक अगेन एक फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक थी। वो मैं बोलूँगा एक स्टेप क्लोजर थी टुवर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क की टीम थी, काम ऑब्वियसली थोड़ा मिडिल ऑफिस जैसा था, बट इट वाज वन स्टेप एटलीस्ट Okay. फॉरवर्ड फॉर मी, मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस था उसके हिसाब से। ओके। तो मैंने वो एक स्टेप लिया, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये अगर दिमाग में इतना आप रिजिड हो जाओगे कि नहीं मेरे को यही प्रोफाइल चाहिए या इसी में घुसना है या यही समझा। बैंक में घुसना है, तो वो नहीं हो सकता। बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि मैंने अभी चीज़ वो क्लियर की है, मैं अब वैसे रोल या डायरेक्टली वहाँ पर मेरे को कोई Right. ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक मैं अपना एक एक्सपीरियंस ना रखूँ वो सब चीज़ों में। Right. और तो वो एक मेरे को लगा कि ठीक है अब ये अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं ले लेता हूँ। तो मैं गया, ठीक है, वहाँ पर काम में अगर बोलूँ तो थोड़ा लिमिट मॉनिटरिंग, क्रेडिट लिमिट्स जो सेट होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, अगर वो ब्रीच हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उस एस्पेक्ट पे था। तो अगेन क्वालिटेटिव काम बढ़ गया। हाँ, क्वालिटेटिव काम थोड़ा सा बढ़ गया। और एक अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि एक थोड़ा आगे चला गया। पहले एक नॉर्मल एक ऑपरेशन रूल था, ये एक काइंड ऑफ रिस्क मिडिल ऑफिस रूल था, जब क्योंकि रिस्क में भी समझा। काफी अलग अलग, बट ये रिस्क डिवीजन में ही था। हाँ ये रिस्क डिवीजन, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ जाता है, आपके बोनसेस पे फर्क पड़ जाता है, आपके अपॉर्चुनिटीज बहुत फर्क पड़ता है इससे। आप रिस्क हाँ। टीम के अंदर आ गए। करेक्ट, आपको मतलब यही है कि एक बबल से दूसरे बबल में जा रहा है, तो जैसे जैसे आप वो एक दूसरे बबल में शिफ्ट कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आप वो बबल के सेंटर में ही जाके पहुंच जाओगे, थोड़ा आपका जर्नी समझा। वैसे वाह, वैसे ओके। स्टार्ट होगी। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि फॉलो योर हार्ट बट यूज योर ब्रेन। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू कैन नॉट जस्ट बी रिजिड कि मेरे को रिस्क नहीं जाना। करेक्ट सर, ये फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, एंड Okay. किधर ना किधर यही पे ऑफ करती है। बिकॉज अगर आप ऐसे ही सोच के बैठ जाओगे कि नहीं यार अगर ये चीज़ आएगी तो ही मैं करूँगा, या ये अगर आपके लिए वो मूव अच्छा होगा तो भी आप उसको रिजेक्ट कर लोगे। तो सर जैसे हमने पढ़ा टाइप 1 टाइप 2 एरर। ओके। और लेकिन फिर सिटी चेंज कर रहे थे तो तभी ऐसा नहीं लगा कुछ, कोई फियर? अगेन सर था तो सही, बट अब ऐसा था कि मेरे को यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, और वहाँ पर भी मैंने ये देखा, एक तो मैं जानता हूँ बहुत लोगों को, मेरे फैमिली में भी थोड़े लोग वहाँ पर रहते हैं, तो एक वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए। बट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, और उस टाइम पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर थी। बैंगलोर में आपको दिख रही मुंबई थी? से अगर मैं ओके। कंपेयर करूँ, मुंबई से कंपेरेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ बैंगलोर में ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं। ओके। तो मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, अगर ये अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल रही है, मैं ये एक्सपीरियंस ले लूँगा, तो वहाँ पर भी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, देयर विल बी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देयर फॉर मी समझा। वंस आई हैव एक्सपीरियंस दिस पार्ट। तो एक वो थॉट प्रोसेस था, एंड वो एक था कि मैं कभी ना कभी ये सब मेरे को लगता है लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैंने कभी किया नहीं था, मैं पढ़ाई भी क्योंकि बॉम्बे में किया, फैमिली के साथ ही रहा हूँ, कभी हॉस्टल वगैरह नहीं,
तो ये एक एक्सपीरियंस भी करना चाहिए कि आपको कि आप एक अब दूसरे सिटी में जाके हाँ रहो, बिकॉज तब आपको समझ में आएगा, आइदर you will find out that this city is very good for me or this change was good for me, or you'll start valuing things that you have back. इंटरेस्टिंग। पर उस वो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, मतलब ब्रॉडली क्या ग्रिल किया आपको उन्होंने? तो पहले तो सबसे पहले अगर आप जब ये ऐसे रोल स्विच करने पे आओगे तो सबसे पहले आपको यही पूछेंगे कि आप ये प्रोफाइल में थे, अब आपने एफआरएम क्यों किया। उसका आपको एक आंसर, ऑब्वियसली जो भी कर रहे हैं उसके पास एक ऑनेस्ट आंसर होगा ही कि ये मैंने अपनी ग्रोथ के लिए किया है या अपने इसके लिए किया है, मेरे को एक था कि मेरे को ये डिवीजन में जाना है। एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो पहले आपको वो आपके काम की अंडरस्टैंडिंग पूछेंगे जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ। जो आपने अब किया हुआ है। बट इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, अगर मैंने एफआरएम नहीं किया होता था तो मैं सिर्फ प्रोसेस ही समझा रहा होता था, समझा आप। मैं उसका इम्पोर्टेंस या उसका जो लार्जर पर्सपेक्टिव है वो ठीक तरीके से नहीं रख पाता था सामने, बिकॉज मेरे को तो यही पता है कि ये करना है, ए स्टेप बी स्टेप सी स्टेप, बट वो पूरा पर्सपेक्टिव में कैसे मैं उसको अपने रिस्क से कनेक्ट कर पा रहा हूँ जो मेरे को फील्ड में जाना है, वो एक मेरे को लगता है काफ़ी हेल्प। ओके। और ओवरऑल जब भी आप कोई भी रिस्क रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, इनिशियली जो भी स्टार्ट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एफआरएम लेवल 1 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कोई भी इंटरव्यू अच्छे से नहीं कर ओके। बट उन्होंने आपको एफआरएम के कॉन्सेप्ट्स पे पूछा इंटरव्यू? जी, वो पूछते ही है, बिकॉज सबसे फेवरेट कोई भी अगर आप जाओगे हर एक पे आपको ऑप्शंस, डेल्टा, ग्रीक सेंसिटिविटी, इस पर आपको पूछना ही पूछना। एंड ये अगर आपने लेवल 1 में अच्छे से पढ़ा है तो आप 100% ये कर लोगे। फिर आपके पास और भी कि मार्केट रिस्क क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या है, वार क्या कर रहा है, वार से एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल क्यों बेटर है, तो ये सब जो बेसिक हम पढ़ते हैं एफआरएम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बेस है। अगर आपने ये बेस अच्छे से पढ़ लिया, इसके ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन करेगा या आपको घुमाने की कोशिश करेगा, बट आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप निकाल लोगे। एंड ये मेरे को लगता है कि अगर आपने लेवल 2 भी क्लियर कर लिया, बट कोई भी इंटरव्यू के लिए जो आपके लेवल 1 के कॉन्सेप्ट है वो हाईली टेस्ट होते हैं। ओके। फिर सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे कितने टाइम थे आप? वहाँ पर सर ऑलमोस्ट 1 साल तक था। तो वहाँ पे क्या, मतलब 1 साल पहले तो क्या क्या हुआ और देन क्यों चेंज किया वहाँ से? तो अगेन वो प्रोफाइल में वो एक था कि एक ठीक है, एक मेरे लिए एक नेक्स्ट स्टेप था, तो वहाँ की लर्निंग्स अच्छी थी। वहाँ पर भी मतलब एक काइंड ऑफ नया रोल था, काउंटर क्रेडिट रिस्क के आसपास था, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क के आसपास था, वो भी एक नीश फील्ड है। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव, एंड इट वाज काइंड ऑफ एन एड ऑन टू व्हाट आई वाज एडिशनली डूइंग यहाँ पर इन बैक ऑफिस। तो वो एक प्रोसेस ऐसा था कि हम जब डेली काउंटर पार्टी वाइज या एक इसके लिमिट्स होते थे, वो लिमिट्स ब्रीच करते थे या वो मॉनिटर करते थे। अगर वो ब्रीच हो गए तो हम यही चेक करते थे कि वो क्यों ब्रीच हुए, क्या हुआ, तो वो सब आप रिस्क मैनेजर्स को इन्फॉर्म करोगे? डायरेक्टली पोर्टफोलियो मैनेजर्स को हम एक रिपोर्ट भेजते थे डेली बेसिस पे हमारे कमेंट्स के साथ। अच्छा, ये हाँ। ऑब्जर्वेशंस है, ये है। ओके। और वहाँ से वो अप्रूव होते थे, या अगर उस पर क्वेश्चन बैक भी आते थे तो वही पूछते थे कि ये क्या है। बट आप टीम से भी जाके पूछोगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ? हाँ, करेक्ट। एंड एक कोर प्रोडक्ट टीम थी, अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से बता सकते थे ठीक है, नहीं तो एक वो कोर प्रोडक्ट टीम से हम कनेक्ट करते थे। ओके। फिर चेंज क्या हुआ? फिर ये एक्चुअली एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे को ऑटोमेटिकली दिखी, बिकॉज मैंने वो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे को अब ये मिल गया तो मैं अब आई वॉज ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, मैं देख रहा था। तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि आप लिंक्डइन पे थोड़ा ओपन रहिए, यू लुक फॉर द रोल्स दैट यू वांट, ट्राई टू कनेक्ट विद दोज पीपल। अगर आपको पता है कि मेरे को ये कंपनी में ये प्रोफाइल में जाना है तो वहाँ के लोगों को कनेक्शन भेज के रखिए। नॉट नेसेसरी कि आप उनको जस्ट मैसेज कर दो कि मेरे को जब भी जॉब आएगी या कुछ आएगा, बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लोग पोस्ट करते हैं, तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू कि ठीक है मैं एक अप्लाई कर दूँ या उनको डायरेक्टली मैसेज कर दूँ। ये जॉब लिंक्डइन के थ्रू ही लगा? हाँ, ये जॉब सर लिंक्डइन के थ्रू। उसके पहले सारे Naukri.com से? हाँ, उसके बाद मतलब वो आप खुद से अप्लाई कर रहे हो या अच्छा। कहीं पर और फिर सामने से कॉल। क्या हुआ, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या हुआ लिंक्डइन के थ्रू, कैसे जॉब? तो यहाँ पर सर मेरे को पता था कि मेरे को ये प्रोफाइल में जाना है या ये रिस्क रिलेटेड काम करना है, तो मैं ढूंढता था जॉब्स में या लोग कि क्या काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या किया है।
बिकॉज उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा कि उन्होंने क्या काम किया, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने क्या क्या Right. सर्टिफिकेशंस की। बिकॉज लोग ये अपडेट करते हैं, ये आपके लिए भी एक अच्छा चीज़ है कि आपको पता चले कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। अगर आपको एक प्रोफाइल में जाना है Right. तो वहाँ पर कैसे लोग काम करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या पढ़ा है, तो वो एक साइकी जानने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उनके प्रोफाइल्स देख रहे थे? प्रोफाइल्स देखता था, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता था। ठीक है। नॉट नेसेसरी कि अगर मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा तो मैं डायरेक्टली मैसेज कर लूँगा कि मेरे को जॉब चाहिए आपके। मैं बस, मेरे को था कि अगर मैं, ये मेरा एक कनेक्शन है तो उनके साथ मेरे को कनेक्ट करके रखना है, क्योंकि जब वो कुछ पोस्ट करें, कुछ भी होगा तो मेरे को पता चले कि ये क्या Okay. हो रहा है वो Okay. एक वर्ल्ड। तो यहीं पर एक थे जिन्होंने पोस्ट किया था, मेरे वन ऑफ माय कनेक्शंस की, यहाँ पर मुंबई में एक अपॉर्चुनिटी है एंड दो अपॉर्चुनिटीज़ थी, दोनों अलग अलग टीम्स में। टीम्स के लिए थी। तो एक प्रोफाइल अब मैंने देखा और उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी डाला, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो मैंने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट किया, रीच आउट किया, एंड फिर वहाँ से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई, सीवी वगैरह शेयर तो हुआ। मैनेजर ही थे जो हायरिंग कर रहे थे? हाँ, काइंड ऑफ एक एचआर थे वो टीम के, मतलब अच्छा, मेरे को समझा। पता था कि एक्चुअली जिस जो थे वो हायरिंग मैनेजर्स ने पोस्ट किया था, मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने फिर एचआर के थ्रू कनेक्ट करवाया एंड देन फिर ऐसे कॉन्वर्जेशन तो सीवी सब उस पे भेजा, लिंक्डइन पे ही भेजा? लिंक्डइन पे भेजा। ओके, वाह। फिर इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। इंटरव्यू कितने इंटरव्यू राउंड ऑफ इंटरव्यूज? 3 राउंड। और सब एक साथ ही हुआ कि? नहीं, अब जैसे नॉर्मल फर्स्ट तो आपका नॉर्मल एक हम्म, एचआर इंटरव्यू होता है, उसके बाद एक जो हायरिंग मैनेजर जिसके साथ आप, जिसके टीम में काम करने वाले, एंड दूसरा एक फिर जो पूरे ईडी बोलते हैं जैसे हम, वो पूरे ओवरऑल हेड, हाँ। ओवरऑल हेड, उनके साथ एक राउंड होता ओके, वहाँ पे क्या ग्रिलिंग हुई? है। अगेन वहाँ पर भी मैं यही, सबसे पहले तो मेरे को यही क्वेश्चन आता था कि मैं 1 साल में क्यों स्विच कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने बोला कि मैं आई वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, बिकॉज मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरे जो भी मैंने पढ़ा है एफआरएम में जो भी है, वो ज़्यादा स्किल्स मेरे यूज़ होंगे। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे को आ रही है तो ऑब्वियसली आई वांट टू अप्लाई फॉर इट, एंड मेरे को ये रोल्स करने हैं, सो दैट इट्स गुड फॉर मी एंड हेल्प्स मी ऑल्सो ग्रो विद द कंपनी। तो ये एक पर्सपेक्टिव काफ़ी जेन्युइन तरीके से जो है मैंने बोल दिया, एंड बोला कि ठीक है, मैं मुंबई का हूँ इवेंचुअली। I moved out of Mumbai because I was getting an opportunity. Now, if I'm getting such an opportunity, तो मैं उसके लिए भी flexible हूँ, ओके। and I can come back because I don't have any this thing. तो और वो रोल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, सो मेरे को कैसे भी करके करना ही था, ऐसा था। तो और जो भी क्वेश्चंस थे, अगेन मैं आपको बोलूँगा कि पहले तो आपका आपका काम क्या है वो जो सबसे करंट आप पहले, काउंटर पार्टी रिस्क वाला कर रहे थे सब? उसको आपको मतलब ऐसे नहीं बताना है कि सिर्फ ये काम था, ये ऐसे कर रहे थे, आपको उसको ऐसे बताना है कि वो ये रोल में किसी ना किसी तरीके से आप उसको कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, कि ये आप काम कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, उसको अच्छी तरीके से डिस्प्ले करना आपके पास है, बिकॉज यू आर द क्लोजेस्ट टू दैट वर्क दैट यू आर डूइंग, एंड हाउ यू प्रेजेंट दैट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई फील लोग काफ़ी चीज़ों में, मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि लोग पढ़ तो लेते हैं हर एक चीज़ कि वो रोल के बारे में क्या है ये, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है लोग अपना प्रोफाइल ठीक से समझा नहीं पाते, या खुद जो काम कर रहे हैं वो ठीक से समझा नहीं पाते, बराबर, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है मेरे हिसाब से। ओके। तो एक ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि वो आपने उन्होंने आपको पूछा वहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, हाँ, डिटेल आप में क्या बताओ। कर रहे हो, क्योंकि वो आपको सिर्फ इतना नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये काम में ये गड़बड़ करते हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, उनको पता है, उनको आइडिया होगा, तो वो उस पर भी आपको क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, और उसके पास अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है ठीक से, हाँ, तो एक ऐसा इम्पैक्ट रहेगा कि अरे आपको अब जो आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विच इज़ अ नेगेटिव। बराबर, ओके। ओके, और प्रोडक्ट रिलेटेड पूछा उन्होंने बहुत कुछ? प्रोडक्ट रिलेटेड अगेन सर, जैसे मैंने आपको बोला कि लेवल 1 के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर ही आपको सबसे ज़्यादा वो बेस है, उस पर आपको समझो एक सिनेरियो दे देंगे थोड़ा हाई लेवल पे कि ये है, ये पोजीशन है, ऐसा है। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी है, जो सारे वेनिला प्रोडक्ट्स भी है, तो उसमें आप कौन सा वार यूज़ करोगे, कौन सा मेथडोलॉजी यूज़ करोगे, हिस्टोरिकल, समझा। मॉन्टे कार्लो है, तो ये आपके पास एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों। अगर आप बोल रहे हो कि मॉन्टे कार्लो तो क्यों मॉन्टे कार्लो, अगर आप बोल रहे हो हिस्टोरिकल मेथड तो क्यों हिस्टोरिकल, तो ऑल ऑफ दैट, ये अगर आपके पास लेवल 1 की अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक कोई भी रिस्क इंटरव्यू आप अच्छे से निकाल सकते ओके, फिर अभी जो करंट रोल था उसमें क्या कर रहे हो, ब्रॉडली क्या कर रहे हो। तो ये एक कंपनी है जो
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए सपोर्ट करती है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, हेज फंड्स को, बहुत सारे पेंशन फंड्स को। ओके सो इनके जो भी रिस्क मैनेजर्स है ये हमारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं टू मॉनिटर देयर डेली रिस्क। ओके तो इनके सेटअप से लेके इनके एनालिटिकल क्वेरीज, बिकॉज इनके क्वेरीज बहुत वेरी हो सकती है, ऑपरेशनल क्वेरीज के लिए एक डिफरेंट टीम है, बट एक सपोर्ट फंक्शन के हिसाब से कि ये आप टूल पे क्या क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, ओके और अगर वो कुछ ऑलरेडी अपने सेटअप कर रहे हैं डेली नंबर्स पे, अगर उनको कुछ एनालिटिकल क्वेरी है कि ये मेरा ये डे ऑन डे मेरे को ये चेंज दिख रहा है, या ये प्रोडक्ट पे ये मैं कैसे उसको मॉडल करूँ, व्हाट इज द बेस्ट वे हाउ आई कैन मॉडल, तो ये समझ सारी क्वेरीज हम डेली बेसिस पे सपोर्ट करते हैं। एंड इस पे भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, बिकॉज आप डायरेक्टली रिस्क मैनेजर से इंटरेक्ट कर रहे हो, द हाईएस्ट okay. लेवल ऑफ हेज फंड, पेंशन फंड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो ये एक आपके लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी है कि डेली बेसिस पे उनको कनेक्ट करना हो, प्रोसेस करना, बिकॉज आपको पता चलता है कि वो लोग क्या सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। ओके एंड अभी यहाँ पे कितना 3 साल ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 2 साल के थोड़ा ऊपर। ओके एंड अभी मतलब सो ओवरऑल रूल्स भी समझ में आ गया, आपने कैसे मूव किया। स्पेसिफिक क्वेरी जैसे किसी को केपीओ से इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो शायद कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई कंपनी लाइक स्टेट स्ट्रीट यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक में आ रहे हैं, तो उनको क्या देखना चाहिए या उनका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या स्किल सेट बनानी चाहिए उनको? तो आपको पहली बात तो जब आप केपीओ से इन्वेस्टमेंट बैंक आ रहे हो तो आप, मैं बोलूँगा कंप्लेसेंट मत हो जाओ कि ठीक है ये एक, क्योंकि ये एंड गोल नहीं था, आप ऐसे शॉर्ट रन मत समझिए, एक बड़ा मैराथन समझिए, ये एक नया स्टेप था। अब ये स्टेप में आपको थोड़ा ओपन रहना है कि अब मैं कहाँ जाऊँ इसके आगे, तो अगर आपके पास वो थॉट प्रोसेस नहीं होगा आप आगे के डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक वही प्रोसेस में ठीक है आप कर रहे हो, उसके बाद आप देखो कि ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, वो टाइम पे इंडस्ट्री का सिचुएशन कैसा है और आपको कहाँ पर मूव करना है। अगर आपको कंप्लाइंस में जाना है, अगर आपको रिस्क में जाना है, अगर आपको कहीं पर भी जाना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर एक अपस्किल का थॉट मेरे को लगता है हमेशा होना चाहिए। तो ये एक है कि अगर आप ठीक है केपीओ से इन्वेस्टमेंट बैंक आना भी एक बहुत बड़ी होती है, और हर कोई नहीं आ पाता, बट लेकिन जब आप आ गए हो तो उसके बाद भी आप आगे क्या सोचते रहिए कि अब आगे क्या, ठीक है, बिकॉज एक दो साल के बाद अगर आप अभी नहीं सोचोगे तो 2-3 साल के बाद आपके पास खुद ये क्वेश्चन आ जाएगा, बिकॉज काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोग, अगर सब लोग सेम ही चीज़ कर रहे हैं तो आप क्या नया कर रहे हो। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, बिकॉज हर कोई जब जो इन्वेस्टमेंट बैंक में जाता है वो नहीं सोचेगा कि मैं एफआईएम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो आप ये प्रूफ कर रहे हो, एटलीस्ट अगर आप सोच रहे हो तो आप ये प्रूफ करो कि आप एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए, एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए रेडी हो। तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है और वो हर एक जगह पे होनी चाहिए। अगर आप एफआरएम भी क्लियर कर लो, रिस्क में भी आ जाओ, तो आई थिंक एक कंटिन्यूस लर्निंग इज़ अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, बिकॉज जैसे हम लोग को बचपन में बोला जाता था बेटा 10th कर लो अच्छे मार्क्स आ जाए तो सही हो जाएगा, 12th कर लो, वो एक थॉट प्रोसेस सही नहीं है, मैं समझता हूँ। बट एक और पॉइंट जो आपने खुद ने बोला था कि बिकॉज ऑफ एनी सर्टिफिकेशन के लिए आपने जो प्रेप किया उससे आप इंटरव्यू में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। हाँ करेक्ट। तो आपकी अपॉर्चुनिटीज अपने आप बढ़ गई बिकॉज आप चांसेस आप जल्दी क्लियर कर पा रहे थे शायद इंटरव्यू एंड ऑल ऑफ इट। बट फ्रॉम दैट एक और चीज़, जैसे भी इवन दो आप इन्वेस्टमेंट बैंक में थे, वहाँ से जब कोर रिस्क के रोल्स में मूव कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि स्किल सेट आपको चाहिए टू मूव फ्रॉम एन ऑपरेशन टू कोर रिस्क रोल्स? तो पहले तो जैसे आपके जो भी बेसिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपकी। ओके आपको मॉडलिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्या हो रहा है, और टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी अभी फोकस है। मैंने भी इतना देखा नहीं और मेरे रोल में इतना रिक्वायर्ड अभी फिलहाल नहीं है, बट मेरे को पता है कि आगे होने वाला है। एटलीस्ट अगर आप अगर आप मूव कर रहे हो ये सिनेरियो में, तो मैं बोलूँगा आपके पास थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए VBA पाइथन का, बिकॉज वो एक चीज़ है कि सारे बैंक्स में या सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स में वो लोग यहीं पर चीज़ें फोकस कर रहे हैं ऑटोमेशन पे, क्योंकि मैक्रोज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ये सब। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको एकदम एक्सपर्ट होना है ये सब, एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं,
एक आप मैं समझता हूँ अगर आपके पास कहीं पर भी मूव है, एक तो आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आप मतलब आपसे बेटर और कोई समझना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ओके। सेकेंड चीज़ आपकी जो भी अगर आप रिस्क में जा रहे हो तो आपके जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, जो भी मॉडलिंग है, ब्लैक शोल्स, ये वो डेल्टा ग्रीक सेंसिटिविटीज़, ये सब पे आप एकदम पक्के होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पर। और तीसरी चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ व्हाट इज हैपनिंग, बस एक कोड कैसे अगर आप रीड कर सकते हो तो दैट्स फाइन। ये को याद से बेसिक कोडिंग आपको आती है। आपको एक्सपेक्ट ये नहीं किया जाएगा कि पूरा कोड आप लिखेंगे, वो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स फंक्शन है, बहुत सारी टीम ये सब करती है, बट एटलीस्ट आप एक रीड कर पाओ, आप उसको समझ पाओ, वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके। तो अभी जिस तरीके का रोल कर रहे हो केपीओ में, तो उतना सोचा था कि ऐसे कुछ कर पाओगे, ऐसे डिफरेंट सिटी में जाओगे, क्या मतलब था? सर सोचा तो नहीं था, बट ऐसा तो एक था कि आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक ऐसा नहीं सोचोगे तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं पर आप पीछे रह जाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि ठीक है अब यहाँ ये रोल में हूँ, अब इसके आगे कैसे जाऊँ, अब यहाँ पर हूँ, अब इसके आगे कैसे जाऊँ। बट ठीक है, इसमें आपको इतना प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ये थॉट प्रोसेस से ही आप मूव करते जाओगे आगे और एक नया इसमें घुस जाओगे, बिकॉज वो आपके लिए भी चैलेंजिंग है। अगर कोई एनवायरनमेंट आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है तो फिर लर्निंग इफेक्ट करती है, क्योंकि आप एक जगह पे रहोगे तो फिर आपने एक बार सब सीख लिया, एक ही प्रोसेस में रह गए, उसके बाद आपके लिए कुछ नया बचता नहीं है सीखने के लिए। बिकॉज ये चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारे फ्रेशर्स भी है जिनको 12 लाख की जॉब लग गई, 13 लाख की जॉब लग गई, वो उसी में खुश हो गए। उनको वो दिख नहीं रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, व्हाट स्किल सेट दे कैन लर्न, व्हाट कोर एरियाज जहाँ पे वो जॉब ले सकते हैं, मतलब नॉट ओनली इन कंपनसेशन पर्सपेक्टिव बट एक काम पर्सपेक्टिव से कि वो कहाँ पे बेस्ट कर सकते हैं अपना, Correct. वो मिस हो जाता है बहुत जगह पे। हाँ सर, वो क्योंकि क्या है कि आप पोटेंशियल अपना रियलाइज नहीं करते हाँ। उस तरीके से, क्योंकि अगर आपने ये सोच लिया था कि ठीक है मेरे को इतना करना था, तो ये सही है कि अगर आपको 12, जैसे आप बोल रहे हो स्टार्ट में किसी के पास 12 लाख, तो आप उसमें कंप्लेसेंट होने के बजाय आप ये सोचो कि ये मेरा बेस है, ठीक है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, अब मैं यहाँ पर पहुँच गया, अब मैं यहाँ से और आगे कहाँ जा सकता हूँ, बिकॉज ये थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सोचोगे कि ठीक है अब यहाँ से मैं और क्या करूँ और आगे कैसे जाऊँ ताकि मैं 30 लाख तक पहुँचूँ, बिकॉज अब भी अगर आप नहीं सोचोगे तो 2 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि अरे ये क्या, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की, जैसे मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट बैंक में मैं 3 साढ़े 3 साल तक था, लेकिन अगर मैं थोड़ा पहले कर लिया होता तो मेरे लाइफ में एफआरएम की तरफ अगर मैं थोड़ा पहले मूव कर लिया होता तो मैं जल्दी, जो मेरी आज ग्रोथ है वो थोड़ी और जल्दी होगी। तो वो जब आपको बाद में रियलाइज हो, उससे अच्छा आप पहले ही, मैं समझूंगा कि थोड़ा अवेयर रहिए, ओपन रहिए, अपना माइंड ओपन रखिए एंड देखते रहिए कि आपको कहाँ ये, बिकॉज अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे मेरे को किस ट्रेजेक्टरी में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोई भी CFA FRM पढ़ रहे हैं वो लोग डिफ़र करते हैं एग्जाम्स, तो मैं तो उसके फेवर में नहीं रहता हूँ, बट कैसा है कि आप जैसे आप डिफ़र कर जाते हो तो 6 महीना आप आगे चले गए, आपका सारा जो सैलरी बढ़ना था, आपको अच्छे रोल्स मिल रहे थे, सब एक एक 2-2 साल पीछे चला गया अभी। तो वो लोगों को दिखता नहीं, उनको लगता है कि क्या होगा 6 महीने से, लेकिन आपका मतलब अगर मैं 5 लाख पे हूँ और बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेशन अगर मैं 8 लाख पे पहुंच जाता हूँ, एक साल का मेरा 3 लाख का तो डायरेक्ट कॉस्ट है वो सीधा, और उसके ऊपर जो ग्रोथ मिलता मुझे, तो आप क्यूमुलेटिवली सोचोगे तो आप बहुत पैसे मॉनिटरी वाइज आप बहुत लूज कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी वाइज तो बहुत डिफरेंट है कि शायद आप अलग टाइम पे चले गए तो आपको शायद वो जॉब ही नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होता है कि आपने कुछ स्टार्ट कर दिया तो क्लोज करो जितना जल्दी हो सके, नहीं तो फिर आप उसी लूप में ही अटक जाओगे। हाँ सर सही है, बट ये ऐसा है कि लोग फेलियर से डरते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ। बट फेल तो होते हैं, अब मैं भी लेवल 1 आपको पता है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला था, मैंने हाँ। सेकंड अटेम्प्ट। बट अगर आप ये सोच के दोगे कि यार मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम दूंगा, तो आपको अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको एटलीस्ट आपके वीकनेस पता चलेंगे कि आपको कहाँ काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप वो दोगे ही नहीं, उससे डरते रहोगे, क्या गारंटी है कि आप 6 महीने बाद भी निकाल लोगे। वही तो चैलेंज है, और बिकॉज सबको हर एग्जाम में पास होना है या हर एग्जाम में टॉप करना है, नॉट पॉसिबल। तो और सेकेंड चीज़ ये होता है कि बहुत सारे वर्किंग है तो वो टाइम ही नहीं दे पाते, बिकॉज उनके लिए अपना जॉब इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ करेक्ट, बट वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि मैं ये सर्टिफिकेशन या कुछ भी करूँ
अपस्किलिंग करूँ, तो कैसे मेरा आगे का 5 साल चेंज हो जाएगा। करेक्ट। बिकॉज ये मैंने भी देखा, लाइक सनी हमारा जो एक और स्टूडेंट है, उसका करियर तो फुल शिफ्ट हो गया, मतलब फ्रॉम रिकॉन रिकन्सिलेशन कर रहा था ऑप्स में, और अब कोर रिस्क में है वो, मार्केट रिस्क में। तो बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आपका, कॉम्प वाइज भी कॉम्पेंसेशन भी बढ़ता है, आपका रोल बढ़ता है, आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, बहुत डिफरेंस होता है। बिकॉज ये चीज़ मैंने देखी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है फॉर इनिशिएटिव ऑपरेशंस, आप जिन लोगों के साथ बैठ रहे हो, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो सोच रहे हैं लाइफ में, और जो आप अलग अपना ग्रुप चेंज कर देते हो, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस बड़ा दिखता है। मतलब वो सही है कि क्योंकि आपको एक एनवायरनमेंट में होना है। अगर आपको पता है कि हाँ। आपको ये जाना, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपको वो लाइक माइंडेड लोग चाहिए, हम्म। तो ही आप वो सिचुएशन में आगे बढ़ पाओगे। बिकॉज राइट। अगर आप एक ऐसे जहाँ ग्रुप में रहोगे जहाँ पर आपकी थिंकिंग एकदम अलग है राइट। और बाकी के 4 लोगों की थिंकिंग अलग है, तो वो एक राइट। आपको कहीं लेके नहीं जाएगा। बट आपको अगर किस डायरेक्शन में जाना, तो विल हैव टू फाइंड कॉन्टैक्ट्स और वहाँ पर। अब काम के साथ तो सर आई थिंक 1 से 2 घंटा तो हर कोई निकाल सकता है। एंड मोस्टली कोई भी कंपनी में आप काम करो तो सैटरडे संडे तो ऑफ है। तो आई थिंक 1 से 2 घंटे अपने लर्निंग पे और अपने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर तो डालना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा राइट। बेनिफिट देगा। एंड ये भी एक कंपाउंडिंग का ही कॉन्सेप्ट है हाँ। कि अगर आप अभी डालते जाओगे जितना टाइम इनिशियली, उतना ही आपको बेनिफिट इसका बाद में दिखेगा। अग्रीड। मैं आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जैसे मैं बोला कि FRM कर लिया तो बस हो गया। अब उस आपने वो नॉलेज ले लिया, आप उसके डायरेक्शन में चलते रहो। इमीडिएटली हो सकता है आपको वैसे सक्सेस ना मिले, बट आगे जाके तो आपको मिल ही जाएगी। राइट। बहुत फर्क पड़ता है डेफिनेटली। सो वीरेन, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, और ये बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन था, बिकॉज आपका जो जर्नी था, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं कि जो कोई अकाउंट्स टीम में काम कर रहा है या कोई ऑपरेशंस में काम कर रहा है, जब उनको दिखता है कि बाकी लोगों ने भी ये किया हुआ है, उन्होंने भी सेम केपीओज में काम किया है, दे हैव आल्सो मूव्ड आउट, दे हैव गॉन टू इन्वेस्टमेंट बैंक, तो उनके लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है करेक्ट। कि ये हो सकता है, ये कोर्स चेंज कर सकता है मेरा लाइफ, या मैं मूव कर सकता हूँ। तो ये आपका जो कॉन्वर्जेशन है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड दिस, ये पूरा जो कॉन्वर्जेशन है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मोटिवेट भी करेगा। तो ऐसे ही हम और भी पॉडकास्ट लाएंगे फॉर द ऑडियंस। सो थैंक यू वीरेन, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम। थैंक यू सो मच सर। आपने जो गाइडेंस दी है उसकी वजह से ही आज आगे बढ़े। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, वंडरफुल।